हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है सेल के ऊपर, क्लास 11th बायोलॉजी का वीडियो है। एंड इसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सेल क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है। और ये वीडियो खाली क्लास 11th बायो के लिए नहीं है, जो भी आदमी सेल के बारे में समझना चाहता है, एक लेमैन भी, उसको भी ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहे किसी भी क्लास के हो, मैं कोशिश करूंगा पूरी की बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ कि सेल क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो, हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं हमारी बॉडी में? ट्रिलियंस ऑफ सेल। अब ये सेल, जो हमारी बॉडी इतने सारे सेल से बनी हुई है, ये सेल कर क्या रहे हैं वहां पे, और है क्या एग्जैक्टली सेल? ठीक है, तो देखो, ये इंसान है। इंसान को अगर हम तोड़ने जाएं, मतलब उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करें, तो क्या निकल के आता है? इंसान को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इंसान की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। हार्ट का सिस्टम है, लंग्स का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है। ठीक है, अब इन सिस्टम को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो सिस्टम किससे बने होते हैं? जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे बना हुआ है? ऑर्गन से, हार्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही जब सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑर्गन निकल के आता है। उस ऑर्गन को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या निकल के आता है? जैसे ये मान लो ऑर्गन है आपका। ठीक है, ये पूरा सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर हमने आज स्टमक लिया। अब स्टमक को हम तोड़ेंगे। स्टमक किससे बना हुआ है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से। सेल किससे बना हुआ है? सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से। ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मतलब होता है बिग मॉलिक्यूल्स। फिर इसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो मॉलिक्यूल है, उसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो एटम है, फिर और देखेंगे तो सब एटॉमिक एटम्स है। तो इस तरीके से कहानी चल रही है। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। क्या बोला जाता है सेल को? इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। सेल को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बोला जाता है। अब आप सोचोगे कि यार फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्यों है, ये क्यों नहीं है सब एटॉमिक पार्टिकल्स? क्योंकि जब हमने इंसान को तोड़ा, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो हम तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फिर सेल कैसे हो गई? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो एटम होना चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने चाहिए। भाई एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये होना चाहिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर आप सेल क्यों बोलते हैं? हम सेल को क्यों बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? ठीक है, अब इसका देखो रीजन ये है, ये जितनी भी हैं बाकी सब चीजें, जैसे कि चाहे पार्टिकल्स हो, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे मैक्रो मॉलिक्यूल हो, चाहे ऑर्गेनल्स हो, इन सब में लाइफ नहीं है। दे डोंट हैव लाइफ। ये जिंदा नहीं है, लाइफ नहीं होती। लाइफ की स्टार्टिंग अगर आप देखोगे यहां से हो रही है। इन सब के अंदर लाइफ है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, हम यहां ही से लाइफ की स्टार्टिंग हुई है। इसके पीछे लाइफ नहीं है किसी भी चीज में। मतलब कहने का क्या है? ठीक है, अगर लाइफ किसको बोलते हैं? अगर लाइफ की डेफिनेशन, और हम बोलते हैं कि हम अलाइव हैं। हम क्यों अलाइव हैं? हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम बड़े होते हैं। ठीक है, हम खाना खाते हैं और उस खाने से हम एनर्जी लेते हैं, और खाने का एनर्जी लेने के बाद खाने का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। ये सारे के सारे काम सेल भी करता है। सेल भी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेल भी एनर्जी लेता है, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, और सेल के वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। तो जो सारे काम एक इंसान करता है वो सेल भी करता है। तो सेल क्या है? सेल एक तरीके से अलाइव है, लेकिन ये जो बाकी के जो पीछे के प्रोसेस हैं ये अलाइव नहीं है। सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि राइबोसोम होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये अलाइव नहीं है। ये अपने आप में वो काम नहीं कर सकते जो सेल कर सकता है। समझ रहे हो? तो लाइफ जब हम बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बोलते हैं, क्योंकि सेल ही वो काम कर पाता है जो एक अलाइव इंसान कर सकता है। बहुत छोटे लेवल पे सेल ही कर सकता है। सेल के अंदर जो चीजें हैं, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ये वो काम नहीं कर सकते। ये सब मिलके वो काम करेंगे जब सेल बन जाएगा। बट आप अलग से निकाल दो राइबोसोम को तो जिंदा नहीं है, आप अलग से निकाल दोगे न्यूक्लियस को तो जिंदा नहीं है। ये जब सब मिल जाते हैं, तब जब सेल बनता है, तब वहां से लाइफ की स्टार्टिंग होती है। तो इसीलिए बोलते हैं सेल को, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं
ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, खाली फंक्शनल यूनिट तो है ही क्योंकि काम करता है सेल, ठीक है। बहुत सारे उसमें काम होते हैं तरह तरह के सेल के बारे में, अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या काम होते हैं सेल में। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि जैसे कि आप देखो, एक मकान होता है, घर होता है, घर में कमरे होते हैं, कमरों में क्या होता है, कमरे बनते हैं ईंटों से, ब्रिक से बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर किस पे खड़ा हो रहा है घर का? ईंट पे, ब्रिक पे। ऐसे ही जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर किस पे खड़ा हो रहा है? सेल के ऊपर, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। समझ में आ गया? अब क्यों बोला गया था इसको, ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जो सेल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल। ह्यूमंस कैसे हैं? हम मल्टी सेलुलर हैं। ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल, ठीक है। बैक्टीरिया सिर्फ सिंगल सेल है। तो जो बैक्टीरिया है, ये जो सिंगल सेल है बैक्टीरिया, ये अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी। लेकिन इसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं बैक्टीरिया की, अगर उसको निकाल दिया, जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया का अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल को मैं अलग से निकाल दूं तो फिर जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन जब जेनेटिक मटेरियल और सब कुछ जो इसकी टेल है, ठीक है, और ये पूरी कवरिंग है, जब हम सब मिला के जब एक सेल बनेगा तभी बैक्टीरिया जिंदा होता है। तो बैक्टीरिया एज अ सिंगल सेल केपेबल है अलग से जिंदा रहने के, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। फिर और ये अपने आप में सिंगल सेल होने के बावजूद भी ये सारे काम कर सकता है जो लाइफ के लिए जरूरी होता है। लाइफ के लिए क्या जरूरी होता है? लाइफ के लिए जरूरी होती है चीज रिप्रोडक्शन, कि क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्या बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। खाना लेता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो कि जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी को निकालना। जो हमने खाना खाया, आपने चॉकलेट खाई, आपने रोटी खाई, आपने चावल खाए, उसमें से एनर्जी को खींच के निकालना, इसको अब सिंपल टर्म्स में आप मेटाबॉलिज्म समझ लो, ठीक है। ये अभी हम आगे समझेंगे जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एनाबॉलिज्म पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तब डिटेल में समझ में आएगा। बट सिंपल टर्म्स में समझ लो कि मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस भी करता है, और बैक्टीरिया है, डिवाइड भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी करता है, रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। तो सारे काम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया का सिंगल सेल अलाइव है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी चीज, अगर हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर निकाल कर अलग कर दें तो फिर हम उसको अलाइव नहीं बोल सकते। इसीलिए इट इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्यों है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के अंदर जो राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, उसको क्यों नहीं बोलते हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर लोगों के पास होता नहीं, ठीक है। तो सिर्फ रटो मत की किताब में लिखा हुआ है कि हाँ भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। आपको पता भी होना चाहिए क्यों है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों न्यूक्लियस नहीं है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों राइबोसोम नहीं है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो फिर जिंदा नहीं है, उनकी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे देखो, एक चीज और बताऊं कमाल की, अभी तक साइंस, हम जैसे मान लो सेल के अंदर होता है राइबोसोम, ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल के अंदर होता है, आपने देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सेल के अंदर इनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। तो सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, अगर हम सबको साथ ले आए, जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं सबको साथ ले आए, तो क्या हम लाइफ बना सकते हैं? नहीं। इस सेल के अंदर इस सेल के अंदर लाइफ कैसे आई ये हमें भी नहीं अभी मालूम। इस सेल को के अंदर लाइफ कैसे डालते हैं हम नहीं जानते। अभी भी साइंटिस्ट राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है सब बना लेते हैं। लैब में सब कुछ बनाया जा सकता है, राइबोसोम बनाया जा सकता है, न्यूक्लियस बनाया जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया जा सकता है, सब बनाया जा सकता है, एक सेल भी तैयार कर लेते हैं। पर सेल के अंदर लाइफ कैसे आएगी ये हमें भी नहीं पता। सेल के अंदर लाइफ डालनी कैसे है ये हमें नहीं पता। सेल अलाइव कैसे हो गया ये हमें नहीं पता। बट हमें बस इतना पता है कि सेल अलाइव है, बट अलाइव हुआ कैसे, जान उसके अंदर कैसे आई, किसने डाली ये हमें नहीं पता। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट गॉड कहा जाता है। फिलहाल साइंटिस्ट को नहीं पता, साइंटिस्ट को इतना पता है कि सेल अलाइव है, बट सेल के अंदर लाइफ आई कैसे ये इसका आंसर अभी भी नहीं है साइंस के पास, ठीक है। फिर देखो, सेल को मान लीजिए सेल अलाइव कब है, मोस्टली देखो सेल अलाइव तब है जब हमारी बॉडी में
तभी काम कर रहा है, ठीक है। मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक काम कर रहे हैं। अब मान लो मेरी बॉडी में से सेल निकाल लिया और सेल को एक लैब में रख दिया, ठीक है। तो सेल को जब हम लैब में रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक तरीके से सेल कल्चर। तो अगर हम सेल को निकाल के लैब में रखते हैं और उसको हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, उसको जो जो चाहिए जिंदा रहने के लिए अगर हम उसको देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सेल है वो जिंदा रहता है, हमारी बॉडी के बाहर भी जिंदा रहता है। तो यानी कि इससे क्या प्रूव हो रहा है कि सेल अलाइव है अगर उसको राइट कंडीशंस दी जाए, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, सिर्फ लोग दिमाग में रखते हैं कि यहाँ सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बट एग्जैक्टली क्यों है इसका आंसर नहीं होता। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। होपफुली आपको पता चल गया होगा, नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब पहली बार किसने देखा सेल को? अगर अब हम पढ़ रहे हैं सेल की हिस्ट्री, यहां से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेल को देखा इन शख्स ने, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में, 400 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट अभी से 400 ईयर्स बिफोर, ठीक है। तो अगर आप 400 साल पहले चले जाते, 500 साल 600 साल पहले और पहले, तो किसी को पता भी नहीं था कि सेल जैसी कोई चीज होती है, किसी को पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कोई जानता ही नहीं था। फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल को देखा, बट इन्होंने जो सेल को देखा वो डेड सेल को देखा था, एक मरे हुए सेल को देखा था। मरा हुआ सेल क्या होता है, डेड सेल क्या होता है, बुक में तो दिया है डेड सेल, आप भी रट लेते हो डेड सेल। डेड सेल क्या होता है, देखो इन्होंने किताब में लिखा था माइक्रोग्राफिया, इस किताब में अपनी जो इन्होंने ढूंढा देखा उसके बारे में लिखा कि मैंने एक डेड सेल को देखा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा सेल को। अब डेड सेल इन्होंने देखा क्या था, इस पर बात करते हैं। पहले तो देखो ये तो इनका माइक्रोस्कोप है, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था, ठीक है। 20 to 30x कर देता था, जो भी चीज थी उसको मैग्नीफाई कर देता था, 20 to 30 टाइम्स चीज को मैग्नीफाई कर देता था। तो ये रॉबर्ट हुक का क्या है, ये माइक्रोस्कोप है। देखो इन्होंने देखा था इसको, कॉर्क को देखा था। कॉर्क क्या होती है, लकड़ी, एक तरह से लकड़ी का टुकड़ा। तो लकड़ी थी, लकड़ी क्या होती है, लकड़ी तो डेड है, जब तक लकड़ी प्लांट में थी तभी तक जिंदा थी, बाहर ले आए तो अब वो डेड हो गई, ठीक है। तो अब ये जो कॉर्क है, इसको इन्होंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो इनको कुछ ऐसा दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के अंदर, ये देखो, ठीक है। तो इनको ऐसा दिखाई दिया जैसे गड्ढे गड्ढे दिखाई दिए। इस कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा रॉबर्ट हुक ने, तो उनको गड्ढे गड्ढे से दिखाई दिए, छेद छेद से। तो ये गड्ढे को उन्होंने कंपैरिजन किया इस मोनेस्ट्री से, ठीक है। मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहां पे एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो अब ये भी देखो ऐसा लग रहा है ना, मोनेस्ट्री के जैसे रूम होते हैं ना इस टाइप से। तो और ये देखो जो इन्होंने देखा, इन्होंने भी ऐसे ही देखा इसको, जब इसको देखा कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसमें भी ऐसे ऐसे गड्ढे दिखाई दिए। तो उन्होंने कंपेयर किया इसको इससे, मोनेस्ट्री के इस बिल्डिंग से, इसीलिए फिर उन्होंने इन गड्ढों को नाम दे दिया क्योंकि यही थे, इनको नाम दिया सेल। तो ये नाम सेल यहां से आया। और सेल की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी बायोलॉजी में, ठीक है। ये समझ में आ गया अब रॉबर्ट हुक के बारे में। बट रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, डेड सेल देखा। रॉबर्ट हुक ने कोई भी जिंदा सेल नहीं देखा। जिंदा सेल फिर किसने देखा, जिंदा सेल की अगर हम बात करें तो जिंदा सेल फर्स्ट टाइम देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, बट ये शख्स हैं, ठीक है, ये इनकी फोटो है। इन्होंने देखा था जिंदा सेल को। इन्होंने फर्स्ट टाइम ना पानी की बूंद निकाली, ठीक है, पानी लिया, पानी की बूंद को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें उन्हें दिखाई दिया था एक बैक्टीरिया टाइप का, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। तो जिंदा इन्होंने बैक्टीरिया देखा पानी की ड्रॉप के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जिंदा सेल किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, ये भी देखा। फिर इन्होंने प्रोटोजोआ को भी देखा था। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया उसी टाइप का समझ लो प्रोटोजोआ। तो ये भी इन्होंने देखा। और वैसे बताऊं आपको, ये कोई ट्रेंड साइंटिस्ट नहीं थे, इनकी अगर कहानी सुनाऊं बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कोई ट्रेंड साइंटिस्ट नहीं थे, बट ये माइक्रोस्कोप में बड़े वो थे, माहिर थे। और इन्होंने जो रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था ना, समझ लो उसी माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई करते रहे। तो रॉबर्ट हुक के पास जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्नीफाइंग पावर थी 20-30 टाइम्स। इन्होंने माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई कर दिया और उसकी पावर कर दी 200 to 300 टाइम्स, ठीक है। तो ये और ज्यादा बेटर देख पा रहे थे। तो इन्होंने फिर बाद में स्पर्म सेल को भी देखा, ये स्पर्म सेल है, तो बाद में इन्होंने स्पर्म सेल को भी देखा। फिर उन्होंने ये भी देखे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो फिर
यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल देखे, स्पर्म सेल देखे, प्रोटोजोआ देखा, बैक्टीरिया देखा, इन्होंने देखा था एंटोन वॉन लेवल। और मेन बात है ट्रेन साइंटिस्ट थे, बट इनके अंदर एक चीज़ थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। तो यार क्यूरोसिटी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर आप क्यूरियस हो, आप चीज़ों को जानना चाहते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट एकेडमिक्स, ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो। हाँ, जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो ज़्यादा समझने में कि ये लाइफ है क्या, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हो, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, आउटसाइड ऑफ योर सिलेबस, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है ना, तो ये बुक पढ़ना, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स बाय एड योंग। इट्स अ वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक। आपको एक ऐसा वर्ल्ड दिखाई देगा, जब इस बुक को पढ़ोगे ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी, आप उस वर्ल्ड के बारे में जानोगे जिसके बारे में नॉर्मली आपको दिखता नहीं है और जिसके बारे में नॉर्मल हम बात नहीं करते, ठीक है। एक चीज़ समझ लो, इंसान बहुत लेट आया है। अगर एवोल्यूशन की बात करोगे, सबसे पहले थे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये सब बहुत 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 पहले आ चुके हैं, ठीक है। इंसान बहुत 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 लेट आया है, इतना लेट आया है कि अभी आप समझ नहीं पाओगे टाइम स्केल पर, अगर देखोगे एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पे, ठीक है। तो ये बुक पढ़ना, ये बुक अच्छी है, आपको थोड़ा सा एक इंसाइट मिलेगी। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोवाइडेड आप उसको उस तरीके से पढ़ें। सिर्फ आप अगर इसी तरीके से पढ़ोगे कि आपको एग्जाम निकालना है या आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो हो सकता है फिर आपको बोरिंग लगने लग जाए, ठीक है, वो मज़ा ना है। तो अगर आप चाहते हो मज़ा आए, तो चीज़ों को ना डेप्थ में समझो कि ऐसा क्यों है, ये जो लाइन है ऐसी क्यों है, ठीक है। आपको एग्जाम भी निकलेगा और साथ साथ फिर आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, और वो आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस ये था वीडियो यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं मेरे, तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।